एक घाटी 24 मिनट की और पूरे दिन में 60 घाटी, और आज के टाइम पे 8 9 10 10 हो गए। टाइम कितना मिला? 9। नाउ ऑन विच अदर थिंग्स इट इज नॉट डिपेंडिंग, ये भी आपको बताना है। सीबीएसई का सीक्रेट है ये। सीबीएसई के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूमेरिकल को करते हैं साइंस में, व्हेन द पर्सन इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, उसको शिफ्ट करने में प्रॉब्लम है, देन आई एम गिविंग यू अ ट्रिक हियर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, welcome to your study platform Concept Corridor, and I'm your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the new chapter for class 7 science, that is chapter number 8, measurement of time and motion, and we are going to finish off this chapter in one shot. बेटा चैप्टर बहुत इजी है, but those students who are having difficulty in mathematics, they will find some of the calculation, some of the numerical in this chapter hard. But don't worry, here I am making everything simple for you. So let's get started with this chapter in simplest way possible. And yes, if you want notes of this chapter, join my Telegram channel. I'll share this PPT and you can access it easily. ठीक है? And don't forget to subscribe the channel, like this video, and if you feel this is worth watching, do share it among your friends also. ठीक है? Now let's get started with the chapter here. But the chapter name is measurement of time and motion. So first of all, we'll cover everything about the time and then we'll go for the motion. ठीक है? Now coming to time. बेटा टाइम को चेक करने का सबसे कन्वीनियंट मेथड क्या है आजकल? क्या है बताओ? मोबाइल स्क्रीन। वी आर हैविंग मोबाइल इन आवर हैंड। सो यह कौन उठ के जाता है वो वॉल क्लॉक को चेक करेगा? बस फोन की स्क्रीन को ऑन करो, टाइम डिस्प्ले हो जाता है ना? द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ चेकिंग आउट द टाइम। बट इज इट ओके टू चेक आउट टाइम इन मोबाइल फोन एवरीवेयर? लेट्स टॉक अबाउट दिस रेस। यहाँ पर ये रेस हो रही है, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए सबके पास मोबाइल फोन होगा, तो अब क्या वो मोबाइल फोन में बार बार टाइम को चेक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मोबाइल फोन बार बार निकाल के चेक करेंगे तो फिर रेस को एंजॉय कैसे करेंगे? दैट इज नॉट अ कन्वीनियंट वे। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें? यहाँ पर कोई दूसरी डिवाइस चाहिए। वो डिवाइस कहाँ है? स्पोर्ट्स टीचर के हाथ में है ये। व्हाट इज दिस? स्टॉप वॉच। यहाँ पे क्या करते हैं? दिस स्पोर्ट्स टीचर, शी इज एंजॉइंग द रेस, शी इज चेकिंग आउट द रेस बेसिकली, and what she will do, as soon as some of the athlete will come to this red ribbon, she will just press one button here. वो यहाँ पे एक बटन होता है स्टॉप वॉच में, उसको प्रेस करेंगे और जो प्रिसाइज टाइम होगा वो उसमें मेजर हो जाएगा, है ना? सो अनदर डिवाइस ऑफ चेकिंग आउट द टाइम, इजंट इट? इसके अलावा भी हमारे पास और भी कई सारी डिवाइस हैं। देखो यहाँ पर, दीज ऑल आर अगेन स्टॉप वॉच। अगर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर आपके हैं तो पक्का उनके पास आपने ऐसी स्टॉप वॉच देखी होगी। अगेन दिस इज द डिजिटल स्टॉप वॉच। यहाँ पर जो 10 दिखा रहा है दैट इज शोइंग द मिनट, उसके बाद 51 इट इज द सेकेंड, एंड दिस 46 इट इज द 100th ऑफ द सेकेंड। ठीक है? यहाँ पर अगेन डिजिटल वॉच, ये जो 0 है ये दिखा रहा है आर, दिस इज मिनट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज अगेन 100th ऑफ द सेकेंड। डोंट वरी कैसे काम करता है ये 100 100 क्या है आगे जाके और समझना है हमें। ठीक है? सो डिजिटल स्टॉप वॉच, दिस वन, दिस इज नॉट द डिजिटल वन, बट ये मिलेगी आपको फिजिक्स लैब में। अगर इस चैप्टर में जो पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने वो स्कूल में किया या फिर आप फिजिक्स लैब गए उसके लिए, तो पक्का आपको दिखाया जाएगा। ठीक है? इसके अलावा और कौन से डिवाइस है हमारे पास? वी आर हैविंग वॉल क्लॉक, वी आर हैविंग पेंडुलम क्लॉक, रिस्ट वॉच। बेटा दिस रिस्ट वॉच इज समथिंग स्पेशल हियर। क्या है यहाँ पे स्पेशल? इट इज अ ब्रेल रिस्ट वॉच। नाउ व्हाट इज ब्रेल? पहले मैं लिखने दो, व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल, व्हाट इज दिस? दिस इज द रीडिंग सिस्टम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए अलग से सिस्टम आता है जहां पर सरफेस से कुछ डॉट के पैटर्न्स होते हैं जो रेज्ड होते हैं। नाउ द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन विल टच दोज डॉट्स एंड कैन इंटरप्रेट दैट व्हाट इज रिटन। तो यहाँ पर अगर आप वॉच को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये रेज्ड हैं। नाउ द पर्सन कैन फ्लिप ओपन दिस लिड, यहाँ पे जो ग्लास का लिड है उसको खुल जाता है, वो उसको टच करके दे कैन फील एंड देन दे कैन चेक आउट द टाइम। सो दिस इज द ब्रेल रिस्ट वॉच फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ठीक है? इसके अलावा क्लॉक टावर। सो वी आर हैविंग सो मेनी डिवाइसेस इन आवर सराउंडिंग बाय व्हिच वी कैन चेक आउट द टाइम, बट हैव यू एवर इमेजिन्ड दैट व्हाट विल बी आवर लाइफ इफ सपोज दीज ऑल डिवाइसेस विल नॉट बी देयर? मान लो एक ऐसी लाइफ हो जहां पे कोई भी डिवाइस ही नहीं है आपके पास टाइम चेक करने के लिए, देन हाउ यू विल चेक आउट द टाइम? बेटा लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक बाय द हेल्प ऑफ the ancient methods of measuring time. एंशियंट टाइम पे जब ये कुछ भी ऐसे डिवाइस नहीं थे हमारे पास टाइम को मेजर करने के लिए, तब लोग कैसे टाइम को चेकआउट करते होंगे? बेटा ये स्टार्ट हुआ बाय ऑब्जर्विंग सम पैटर्न्स व्हिच आर रिपीटिंग इन द नेचर। नेचर में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो रिपीट होती हैं, तो लोगों ने उन रिपीटिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसके हिसाब से बताया कि कितना ड्यूरेशन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज सनराइज। डेली सनराइज हैपन, देन शाम को सनसेट हो जाता है ना? तो एक सनराइज से अगर दूसरे सनराइज तक पहुंच गए तो लोगों ने बता दिया कि भाई एक दिन निकल गया है ना? तो एक ड्यूरेशन पता पड़ गया 1 डे का। उसके अलावा और कोई ऐसा पैटर्न है? मून, एक जो सी फेंट लाइन जो मून की स्टार्ट होती है सी से, वहां से जब फुल मून तक वो ग्रो होता है तो 15 डेज, सो फोर्टनाइट।
वन फुल मून से अनदर फुल मून, पूरा 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 30 डेज, तो 1 मंथ. सो दीज आर सम ऑफ द रिपीटिंग पैटर्न्स विच हैपेंस इन द नेचर. तो इन्हीं को ऑब्जर्व करके एंशियंट टाइम पे लोगों ने थोड़ा ड्यूरेशन का पता करना स्टार्ट किया. ठीक है, देखो. So how this ancient method started by noticing that many events in the nature repeat themselves after the definite interval of time. Example में क्या लिख सकते हो आप? The rising sun and setting of the sun. So a day was defined by the cycle of rising and setting of the sun. उसके अलावा fortnight कैसे बताया? By the phase of the moon. एक सी वाली फेंट लाइन ऑफ जो मून होती है उससे फुल मून ग्रोथ होने में 15 डेज लगते हैं. सो फोर्टनाइट. वन फुल मून से अनदर फुल मून तक पूरा मंथ लग जाता है. सो मंथ, है ना. उसके अलावा और क्या ऑब्जर्व किया? चेंजिंग सीजन. हर बार हर साल सीजन वही रिपीट होते हैं. हर साल सर्दियां आती हैं, हर साल गर्मियां आती हैं. सो चेंजिंग सीजन, है ना. सो बाय दीज ऑल दे डिवाइज द कैलेंडर्स ऑल्सो. इसके बेसिस पर उन्होंने पूरे कैलेंडर बना डाले. बेटा आपने सुना होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर. उसके अलावा जो अपने इंडिया में पंचांग, isn't it, चाइनीज कैलेंडर. सो ये कैलेंडर कैसे बने? इन्हीं रिपीटिंग इवेंट्स को ऑब्जर्व करके बने. ठीक है. अब इन रिपीटिंग इवेंट से क्या पता पड़ रहा है? द मिनिमम ड्यूरेशन इज अ डे. एक दिन का पता पड़ रहा है. लेकिन अगर एक दिन के अंदर भी किसी पर्टिकुलर टाइम को मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहीं से क्या स्टार्ट हुआ? द वे टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ द डे. और ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल सन डायल के साथ. बेटा सन डायल का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, वो इस पिक्चर में आप देख सकते हो. What it is showing, there is one stick at the center and you can see the shadow of the stick. अब ये शैडो क्यों बनी है? क्योंकि सनलाइट के सामने अगर किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दो तो हमेशा उसकी शैडो बन जाती है, क्योंकि वो लाइट को ब्लॉक कर देता है ना. तो उसके पीछे का डार्क एरिया हमको शैडो की फॉर्म में दिखाई देता है. नाउ दिस शैडो विल कीप ऑन मूविंग अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ सन. सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से. सेट कहाँ पर होता है? वेस्ट में. तो हम लोगों को जो अर्थ में रह रहे हैं ऐसा लगता है कि सन का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. एक्चुअली में सन नहीं मूव करता, अर्थ रोटेट करती है ना. So along with that movement, the shadow will also move, and accordingly we can interpret the time during the day. Night time पे possible नहीं है, क्योंकि night time पे sunlight तो होगी नहीं तो shadow नहीं बनेगी. ठीक है, देखो. So in sundials, the time is determined with the changing position of the shadow of an object that cast by the light of the sun during the day. सिर्फ डे टाइम पे ही पॉसिबल है. ठीक है. अब ये तो बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ हमने सनडाइल बना लिया इसमें मड में. एक्चुअल सनडाइल इज दिस वन, स्क्रीनशॉट ऑफ योर एनसीईआरटी. इसके अलावा इंडिया में वी आर हैविंग द लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल. आपको फैसिनेटिंग फैक्ट में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर. द लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल, इसका नाम क्या है? सम्राट यंत्र. और ये कहाँ पर है? ये है जंतर मंतर इन जयपुर, राजस्थान. ऑलमोस्ट 300 ईयर पहले ही बना था. एंड दिस जंतर मंतर इज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो. यू शुड नो दिस. ठीक है, आगे देखते हैं. With its imposing height of 27 meter, its shadow moves about 1 millimeter per second. 1 millimeter per second इसकी shadow move होती है. और shadow कहाँ fall होती है? बेटा shadow fall होती है precisely जो time interval वहाँ पे mark किए हुए हैं उसमें 2 second का ये gap में fall होती है. Means this stone dial can measure the time up to 2 seconds, the minimum time that it can measure. है ना? Such preciseness with the stone dial. कोई equipment नहीं है, कोई machine नहीं है. But even then it can measure the time of 2 seconds, isn't it? So fascinating fact. इसके अलावा एक और चीज देखो, ये जो टाइम मेजर करेगा सनडाइल, ये किसके अकॉर्डिंग करेगा? बेटा ये लोकल टाइम को मेजर करेगा, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग. इंडिया में कौन सा टाइम चलता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि जो हमारी मेरिडियन पास हो रही है प्रयागराज के आसपास, उसके अकॉर्डिंग होता है ना. तो यहाँ पे जो टाइम मेजर करता है सनडाइल, उसको थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन से ठीक करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अब वहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. वाटर क्लॉक. बेटा नाम से पता पड़ रहा है, ऐसी क्लॉक जहां पर हम वाटर का यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन द टाइम. ठीक है. सो द वाटर क्लॉक यूज द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इन टू द वेसल टू मेजर द टाइम. आउट ऑफ द वेसल एंड इन साइड द वेसल. सो डिपेंडिंग हाउ वी आर यूजिंग द फ्लो ऑफ वाटर, वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ वाटर क्लॉक. ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में. देखो, द फर्स्ट वन, व्हाट इट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ बिग कंटेनर व्हिच इज हैविंग होल एट द बॉटम. इसमें पूरा पानी फिल है, इसमें पक्का कहीं ना कहीं मार्किंग भी होगी. अब यहाँ पर पानी नीचे आएगा दूसरे कंटेनर पे. जितनी देर में एक पर्टिकुलर मार्किंग का पानी नीचे आ जाएगा वो बताएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पास हो गया. गॉट इट? सो वन वे ऑफ मेजरिंग द टाइम. हियर इन वन टाइप वाटर फ्लोड आउट, सो दिस इज फ्लोइंग आउट टाइप ऑफ वाटर क्लॉक. क्लियर? कमिंग टू दिस, व्हाट इट इज, इट्स नेम इज फ्लोटिंग बोल टाइप. यहाँ पर ये छोटा वाला बोल है, फ्लोट कर रहा है. इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है घटिका यंत्र. यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, आपको दिखाई देगा. ठीक है, बहुत डिटेल में दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में. चलो, घटिका यंत्र क्या है? हियर देयर इज वन बिग बोल फिल्ड विद वाटर,
और उसमें हम फ्लोट करवा रहे हैं एक छोटा वाला बॉल जिसके सेंटर में होल है। अब अगर किसी बॉल के सेंटर में होल है तो पक्का उसमें पानी ऊपर आएगा, isn't it? So slowly this water will start filling this small ball और अल्टीमेटली क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा और नीचे डूब जाएगा। तो जितने टाइम में ये पूरा भर के नीचे डूबा वो बताएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पास हो गया, ठीक है, और बाकी लोगों को वो टाइम बताया जाएगा किसी भी दूसरे मीन से। एंड देन व्हाट विल हैपन, अगेन इस बॉल को बाहर निकाला, पूरा पानी खाली किया और फिर दोबारा से फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया, अगेन द सेम प्रोसेस। क्लियर? सो here another ball with a fine hole at the bottom was floated on the surface of water. It gradually filled up in the fixed interval of time and finally sank. So again then it was lifted up and floated again. तो बार बार यही प्रोसेस कर रहे थे और हम बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पास होते जा रहा है, ठीक है। आगे देखो ना, इन दोनों में से प्रिसाइज कौन सा है, कौन सा बेटर वे है, दिस वन। इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा, इसमें हम वाटर की हाइट का यूज कर रहे हैं और वाटर की हाइट अगर ज्यादा होगी तो बॉटम से पानी बहुत जल्दी तेज आएगा, है ना, बहुत प्रेशर से आएगा, तो जल्दी भी यहाँ पे जो जितना भी मार्किंग है उतना पानी जल्दी चला जाएगा, तो टाइम थोड़ा जल्दी हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर धीरे धीरे आप नीचे आओगे, जैसे जैसे वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो फिर ये फ्लो भी तो कम हो जाएगा ना, isn't it? तो फ्लो कम होगा तो फिर यही वाटर, यही मार्किंग का जो पानी है वो थोड़ा धीरे फ्लो होगा, तो यहाँ पे टाइम का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो सकता बिकॉज प्रेशर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। दीज क्लॉक्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज एज द वाटर लेवल ड्रॉप्स द फ्लो रेट ऑल्सो डिक्रीज। am I clear? चलो इसके आगे अगेन फैसिनेटिंग फैक्ट फॉर यू। इन एंशिएंट इंडिया देयर वाज द यूज ऑफ बोथ शैडो एंड वाटर बेस्ड क्लॉक, बट इनका जो फर्स्ट रेफरेंस है वो हमें कहाँ मिलता है, दैट वी कैन सी इन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। अब बेटा ये अर्थशास्त्र जल्दी पीछे नहीं छोड़ने वाला, हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, सिविक्स में भी पढ़ रहे हो, अब यहाँ साइंस में भी पढ़ना पड़ रहा है ना, जोक्स अपार्ट, बट इट शोज दैट हाउ एडवांस वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ कौटिल्य। उस टाइम पे सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया इन्होंने, है ना। आगे देखो, नाउ हियर एन एक्यूरेट एक्सप्रेशन फॉर द टाइम इन टर्म्स ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल स्टिक। वर्टिकल स्टिक की शैडो के साथ जो कि हम सन डायल में यूज करते हैं वो किसने हमें पहले बताया, वाराहमिरा अराउंड 530 CE, वाराहमिरा ने पहले बताया था, ठीक है। आगे देखो, द वाटर क्लॉक विद फ्लोटर फ्लोइंग आउट, जो हमने दो वाटर क्लॉक पढ़ी, एक में जिसमें फ्लो आउट हो रहा था वाटर, उसके बारे में अगेन कहाँ मेंशन है, अर्थशास्त्र में, जिसका नाम था सर्दुला कर्ण वादना। टंग ट्विस्टर लग रहा है, सर्दुला कर्ण वादना, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो भी यहाँ पर मेंशन है बेटा। These clocks were not very accurate because as the water level dropped, the flow rate also decreased. ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा तो नीचे जो पानी आ रहा है उसके होल से वो भी धीरे धीरे उसका फ्लो जो है कम हो जाएगा। So every time it cannot give you the precise timing. Clear? And this led to the development of the sinking bowl water clock, जिसको क्या बोलते हैं हम, घटिका यंत्र ही बोलते हैं। पहली बार किसने मेंशन किया है, आर्यभट्ट ने, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होता था, This was used in Buddhist monasteries, royal palaces, town squares, and every time the ball sank, जो यहाँ बॉल था, और जितनी बार वो डूबता था उतनी बार वो टाइम को अनाउंस करते थे by beating the drum और by striking the gong। मतलब एक बहुत लाउड सी आवाज प्रोड्यूस करते थे जिससे पता पड़ता था पूरे टाउन को कि भाई इतना टाइम पास हो चुका है। अब वो कितना टाइम वो भी मेंशन है यहाँ देखो, द होल इन द बोल ऑफ घटिका यंत्र वॉज मेड इन सच अ मैनर दैट इट टुक 24 minutes टू फिल एंड सिंक। यानी हर बार वो भर के नीचे डूबने में कितना टाइम ले रहा था, 24 minutes। और इसको उन्होंने क्या बोला, इसको उन्होंने बोला घाटी, एक घाटी पास हो गई या फिर एक घटिका पास हो गई, ठीक है। और उन्होंने बेटा उस टाइम पे पूरे दिन को 60 घाटीज में डिवाइड किया हुआ था, है ना। अब देखो एक घाटी 24 मिनट की और पूरे दिन में 60 घाटी। और आज के टाइम पे हम लोग कैसे मेजर करते हैं टाइम को, हमारा पूरा दिन 24 आवर्स का और हर आवर, एवरी आवर इज 60 minutes। देखो सेम लग रहा है ना बिल्कुल, isn't it? थॉट प्रोसेस अगेन एडवांस लेवल, है ना। यहाँ पर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम टाइप के मिनट मिलेंगे। सो घटिका यंत्र जो था उसके हिसाब से एवरी टाइम इट इज सिंकिंग, दैट इज शोइंग यू 24 minutes, जिसको क्या बोला जाता था, घाटी। और पूरा दिन डिवाइड कितनी घाटी में था, 60 घाटी में, ठीक है। तो उससे पता करते थे कितने घाटी हो गई, इसका मतलब कितना दिन पास हो गया। Am I clear? Now moving ahead, now here one activity time। ये एक्टिविटी बेटा सिर्फ आपके लिए फन के लिए, मतलब बनाने के लिए है। यहाँ से पूरी एक्टिविटी लिखने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, दैट इज हाईली इम्पॉसिबल, बट येस यू हैव टू मेक इट। और हो सकता है आपको टीचर ये एज अ प्रोजेक्ट दे दे, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या करना है आपको। यू हैव टू टेक वन ट्रांसपेरेंट बॉटल, यू हैव टू कट इट हाफ, यू हैव टू कीप द बॉटल कैप फेंक मत देना।
उसमें होल करना है एंड नाउ यू हैव टू प्लेस इट इन सच अ वे, पहले बेस वाला रखो, उसके बाद कैप को नीचे डालना है, ठीक है। फिल इट विद एनी कलर्ड वाटर, सिंपल वाटर से भी हो जाता है। एंड यू हैव टू मार्क इट, पहले ही नहीं मार्क करना, पहले आप क्या काम करो, पहले आप इसमें पानी डालो, फिल वाटर एंड ऑब्जर्व कि 5 मिनट्स में, लेट्स से 5 मिनट्स का आपको बनाना है, तो 5 मिनट्स में कितना वाटर नीचे आया, है ना। होल बहुत छोटा बनाना, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा होल बना दिया, उसमें बहुत छोटा होल होना चाहिए, ड्रॉप वाइज पानी नीचे आना है। सो मान लो 5 मिनट्स में इतना पानी नीचे आ गया, सो यहाँ मार्क कर दो। उसके बाद नाउ दिस मार्किंग इज टेलिंग यू द 5 मिनट्स विल पास। इसके बाद नेक्स्ट मार्किंग मान लो यहाँ पे आती है जहाँ पर 10 मिनट्स पास हो गए, ठीक है। सेम मार्किंग यू कैन डू हेयर ऑल्सो। सो व्हाट विल हैपन हियर, pour the water from the lower part back into the upper top part and watch it again। तो फिर से आप यही कर लो, 10 मिनट्स का मान लो ये आपका वाटर क्लॉक बन गया, तो वाटर क्लॉक जैसे ही पूरा पास हो गया, 10 मिनट्स पास हो गए, इसके बाद दोबारा से इसको रिफिल कर दो, यानी यही नीचे वाला पानी वापस ऊपर डाल दो, फिर दोबारा आपके 10 मिनट की वाटर क्लॉक बन जाएगी। क्लियर? सो सिंपल वे ऑफ मेकिंग अ वाटर क्लॉक विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉक इज आवर ग्लास। आवर ग्लास का यूज होता है, आपने देखा भी होगा पक्का टॉयज में। क्या करते हैं यहाँ पर, देयर आर 2 ग्लास बल्ब, इनके बीच में बहुत छोटा सा एक फाइन गैप होता है जहां से सैंड नीचे पास हो जाता है ना। अब ये आवर ग्लास अलग अलग टाइम को मेजर कर सकता है, 1 मिनट का भी होता है, 1 आवर का भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग कितना साइज है। एंड आवर ग्लास टाइम वॉज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ द सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू द अनदर। कितनी देर में पूरा सैंड नीचे आ जाएगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंडल क्लॉक, समथिंग न्यू। अब कैंडल क्लॉक में क्या है, एक फिक्स्ड साइज और शेप की कैंडल होती होगी जिसमें मार्किंग दी हुई है। ईच मार्किंग विल शो अ पर्टिकुलर टाइम, मीन्स आपने कैंडल को बर्न किया, इस मार्किंग तक मेल्ट होने में मान लो 1 मिनट लग रहा है, सो 1 मिनट पास हो गया। उसके बाद सेकंड मार्किंग तक आने में 2 मिनट्स लग रहे हैं, तो 2 मिनट्स पास हो गए। अब ये 1 मिनट 2 मिनट तो मैंने बहुत छोटा टाइम बताया, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा साइज में बड़ी होगी कैंडल शायद, है ना, तो इससे कुछ पर्टिकुलर टाइम आप मेजर कर सकते हो। क्लियर? सो candle clock were candles with marking that indicated the passage of time when they were burned। So candle को हमने जलाया, melting start हुई, एक particular marking के नीचे वो आई और हमें पता पड़ गया कि इतना टाइम पास हो चुका है, ठीक है। So these were some ancient methods of measuring the time। लेकिन आगे जाके हमें कुछ better techniques भी देखने को मिली। Have a look here। कब देखने को मिली? 14th century onwards। So 14th century onwards, there were developments of increasingly better mechanical devices for measuring the time। Now, why mechanical devices? Because in this device, they were using weights, gears and springs। अब इनका यूज कैसे होता था, ये डिवाइस काम कैसे करती थी, we don't have to get into detail। हमें यहाँ पे देखना है नेक्स्ट, in 17th century, the invention of pendulum clock was the major step। बेटा इन्वेंशन हुआ था पेंडुलम क्लॉक का, किसने किया था? क्रिस्टन ह्यूगन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पक्का एग्जाम में आएगा, ये एमसीक्यू में बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्रिस्टन ह्यूगन ही इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656। बेटा पेंडुलम क्लॉक क्रिस्टन ह्यूगन ने बनाई थी, ये है क्रिस्टन ह्यूगन की पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। अब ये पेंडुलम का आइडिया लेकिन किसका था? ये आइडिया था गैलीलियो गैलीली का। बेटे गैलीलियो गैलीली एक बार चर्च गए थे और उन्होंने वहां पे शैंडलियर को देखा, जो वो लैंप, हैंगिंग लैंप होते ना ऊपर, वहां ऊपर देख रहे होंगे, तो वो हैंगिंग जो लैंप था वो स्विंग कर रहा था। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने उस मूवमेंट को अपनी पल्स के साथ चेक करने का ट्राई किया। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट स्विंग मूवमेंट, दैट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ दैट शैंडलियर was taking place after a fixed interval of time। तो उसके बाद उन्होंने वापस आके उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अलग अलग लेंथ भर के पेंडुलम बनाए और फिर एक्सपेरिमेंट करा। एंड देन he concluded that the time taken to complete one oscillation was always the same for a pendulum of given length। एक गिवन लेंथ का अगर पेंडुलम आपके पास है तो उसके लिए एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो हमेशा सेम लगेगा। अब मैंने क्या बोला, इसको हम अलग से समझेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे पेंडुलम वाला, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल पेंडुलम। बेटा सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस। टू मेक दिस यू नीड 3 थिंग्स। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड सपोर्ट, एक सपोर्ट जहां से वो हैंग कर सके, हैंगिंग वाला थ्रेड चाहिए और नीचे चाहिए एक हेवी वेट। अगर फिजिक्स लैब में जाओगे तो यहाँ पे जो हेवी वेट होता है वो होता है एक मेटेलिक बॉल, जिसको कि बॉब बोला जाता है। What is this? Bob। So simple pendulum consists of 3 things: rigid support, long thread and bob। ठीक है, काम कैसे करता है? Something like this। It is a to and fro motion which it shows, है ना। ये जो बीच वाली पोजीशन है, अगर ये बीच वाली पोजीशन पर रुका हुआ है, इसका मतलब पेंडुलम रेस्ट पे है। इसको मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले हमको एक एक्सट्रीम, एक पॉइंट तक लेके जाना पड़ता है,
यहाँ पे लेके जाएंगे, लेट्स से ए तक लेके गए, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन ए। यहां से हमने इसको छोड़ दिया, छोड़ दे क्या होगा, ये सीधे जाएगा दूसरे एक एंड पे, उसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब एक्सट्रीम पोजीशन बी के बाद क्या होगा बेटा, ये वापस दोबारा जाएगा ए के पास, है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, नाउ इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है, बार बार हो रहा है, तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन ही बोलते हैं। और क्योंकि द सेम मोशन इज हैपनिंग आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई द मोशन ऑफ पेंडुलम इज आल्सो कंसिडर्ड एज पीरियोडिक मोशन। पढ़ा है ना क्लास 6 में टाइप्स ऑफ मोशन में। देखो द मेन पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट, जब पेंडुलम रेस्ट पे है, बॉब सेंटर पे है, तो ये मेन पोजीशन है, रेस्ट वाली पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन, why oscillatory motion? Because bob shows to and fro motion when released from one extreme position to another. जब ये एक एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेगा तो टू एंड फ्रो मोशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज द ऑसिलेटरी मोशन। नाउ व्हाई पीरियोडिक मोशन? बिकॉज इट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये बार बार उसी पाथ पर ए टू बी, बी टू ए, दोबारा ये पूरा रिपीट होता है। ठीक है, अब बेटा जब ये रिपीट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन हो रहा है। क्या बोलेंगे इसको, ऑसिलेशन हो रहा है। लेट्स से ए से बी में गया, वापस ए पे आया तो बोलेंगे वन ऑसिलेशन, फिर दोबारा से एक पूरा राउंड ले लिया तो सेकंड ऑसिलेशन, है ना। तो अगर हमें ऑसिलेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर वन ऑसिलेशन डेफिनेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑसिलेशन, हाउ यू विल डिफाइन वन ऑसिलेशन, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं, देखो कैसे, यहां पे देखते हैं। एक तरीका क्या है, आपने पहले ओ पोजिशन को लिया, ओ से गया ये एक्सट्रीम ए पे, फिर उसके बाद क्या होगा, इट विल रिवर्स एंड इट विल गो टू बी एंड देन इट विल कम बैक टू ए ओ। तो क्या हुआ, ओ से ए पे, ए से पूरा बी पे और वापस ओ पे, तो एक पूरा लूप, एक पूरी साइकिल कवर हो गई। दिस इज वन ऑसिलेशन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप ओ को छोड़ दो, आप सीधे एक्सट्रीम पोजिशन ए से लो, ए से गया बी पे और रिवर्स हो गया वापस ए पे, तो अगेन एक लूप कंप्लीट हो गया, तो अगेन दिस इज वन ऑसिलेशन। तो आप यहां से डिफाइन करो इस तरीके से, O टू A देन टू B एंड बैक टू O, तो दिस इज वन ऑसिलेशन एंड दिस इज आल्सो वन ऑसिलेशन। डेफिनेशन कैसे भी लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप बेटे डेफिनेशन लिखने के लिए, याद करने के लिए जाओगे ना तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगी एनसीईआरटी वाली, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है, इस वाले के लिए स्पेशली, one oscillation is when the bob starts moving from the mean position O to one of the extreme position A, it reverses back and go to the extreme position B and then come back to the mean position O. ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन में इतनी बार एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन का यूज हो रहा है, तो क्या करना है, सिंपल तरीका, ड्रॉ दी डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करो, वहां पर मेंशन कर दो सारे O A B और मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे लिख दो, और उसके बाद सिर्फ वन ऑसिलेशन को डिफाइन करने के लिए क्या करना है, one oscillation is movement of bob from O to A back to B and then back to O. That's it. Full marks. ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लैंग्वेज में याद नहीं हो रही तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम में इन वर्ड्स को मेंशन करो और सिंपल O A और B में आप आंसर लिख दो। क्लियर? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, when bob starts from its mean position O moves to A, क्योंकि यहां डायग्राम लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, तो सीधे लिखो A, reverse and moves to B, then changes direction and comes back to O. So this is one oscillation. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, when its bob move from one extreme position A to another extreme position B and comes back to A. Extreme position A to another extreme position B and comes back to extreme position A. Another one oscillation. Clear? Now, बेटा अब ये one oscillation को complete करने में कितना टाइम लगा, that time is known as the time period of the oscillation. Again, very important. What is time period? Time period, the time taken by the pendulum to complete one oscillation. What it is? The time taken to complete one oscillation by any pendulum. That is the time period. ठीक है, इसके आगे we have to do one activity. First of all, we have to construct our own pendulum. क्या करना है इसके लिए? To make pendulum, we need three things. First of all, you need a string which is around 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेकिन ये थोड़ी बहुत वेरी भी कर सकती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक हेवी मेटल बॉल जो कि बॉब होगा। अगर मेटल बॉल नहीं है तो यू कैन टेक स्टोन और यू कैन टेक एनी अदर हेवी ऑब्जेक्ट जिसको कि हम बॉब कंसिडर कर सके। ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए एक रिजिड सपोर्ट जहां से आप उसको हैंग कर सके, एंड देन यू नीड स्टॉप वॉच ऑल्सो। बाय स्टॉप वॉच बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट द टाइम पीरियड। अब टाइम क्योंकि आपको चेक करना है तो यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, नाउ हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट
टाई द बॉब एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, धागे के एक कोने से आप बॉब को बांध लो, उसके बाद फिक्स द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द रिजिड सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट से उसको हैंग करो। और हैंग कैसे करना है, ऐसे करना है कि जो थ्रेड है, लेंथ जो थ्रेड होगा पेंडुलम का, उसकी लेंथ होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर। अब बेटा 100 से अगर कम या ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तब भी आपका पेंडुलम आपको ऑसिलेशन दिखाएगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी टाइम की वो वेरी करेगी। मान लो आप क्लास में बहुत लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेट्स से 10 ग्रुप्स जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं ये वाली, तो वहां पर फिर आपकी वैल्यूज एक दूसरे से मैच नहीं होंगी, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर साथ मैंने किया हुआ है, अभी हम एक्टिविटी देखेंगे तो वहां पे 100 सेंटीमीटर का मैंने स्ट्रिंग ली हुई है। क्लियर, आगे देखते हैं। वेट फॉर द बॉब टू कम एट रेस्ट एंड नाउ जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड एंड रिलीज इट। बॉब को रेस्ट पे आने दो, उसके बाद बॉब को उठा के एक साइड में लेके जाना और छोड़ देना है। लेकिन इसको करते वक्त एक चीज ध्यान देनी है, क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पुश द बॉब व्हाइल रिलीजिंग इट। ऐसा नहीं कि बॉब को यहाँ का एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गया और धक्का दे दिया उसके बाद, नो, यू हैव टू जस्ट ड्रॉप इट। उसके बाद द स्ट्रिंग शुड बी टॉट, स्ट्रिंग लूज नहीं रखनी है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग बिल्कुल लूज पड़ी हुई है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग शुड बी टॉट। क्लियर? Using a watch, measure the time it takes for the pendulum to complete 10 oscillation. 10 oscillation हमें measure करने हैं, पूरा एक complete round, then second round, then third round, ऐसे करके 10 round complete होने चाहिए। जैसे ही 10 round complete होंगे हम stop watch में time को stop करेंगे and then we will note down the time. Clear? उसके बाद हम क्या करेंगे? We have to repeat this activity 3 to 4 times. So let's do it. Here is the observation table. We are going to fill in here and this is the activity that I have done. The length of the string which I am taking is 100 centimeter till here. Now I am going to hang this cute bob with the help of this thread, and this is the timer in the phone which is measuring the time, and this is showing the number of oscillation. जैसे 0 पे आएगा इसका मतलब 10 oscillations complete हो गए complete। कितना टाइम मेजर हुआ? 19.42। तो फर्स्ट टाइम जब हमने एक्टिविटी करी तो हमको टोटल टाइम मिला 19.42 फॉर 10 ऑसिलेशंस। ठीक है, अब दोबारा करते हैं, लेट्स रिपीट दिस एक्टिविटी। सो 0 टेकन टू वन एक्सट्रीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। टाइम कितना मिला? 19.43। सो दिस टाइम वी हैव गॉट 19.43 फॉर 10 ऑसिलेशन सेकेंड टाइम। ठीक है, थर्ड टाइम देखते हैं फिर से, 0 अगेन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 19.41. This is the time we have got in the third repetition. Clear? Now what you have to do? You have to calculate the time period of the pendulum that we have constructed. अब time period की definition क्या थी? Time period is the time taken for one oscillation. ये टाइम क्या है? दिस इज द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन। तो अगर 1 ऑसिलेशन का निकालना तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, है ना? तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना होता है? जो भी आपका टोटल टाइम आया उसको लिखो, डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यहां पर हमने 10 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया हुआ है, कई बार 20 का भी करते हैं, तो अगर 20 का ऑसिलेशन का टाइम मेजर होगा तो 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड। तो करके देखते हैं, यहाँ पर अगर 19.42 है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10 यानी 0 हटेगा तो पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो आंसर विल बी 1.942। इसको हम प्रिसाइसली 1.94 तक ही भी कर सकते हैं, है ना? सो दिस मच सेकेंड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। सेकेंड केस में देखो, फिर यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 19.43 है, फिर से 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.943 सेकेंड। अगेन राउंड ऑफ करेंगे तब भी आपको 1.94 ही मिलेगा, है ना? थर्ड केस में आपको मिलेगा 1.941 सेकेंड। अगेन द सेम, isn't it? So the pendulum in which we are doing this activity, we are getting the same time period every time. हर बार हमको देखो टाइम पीरियड बिल्कुल सेम मिल रहा है, 1.94 सेकेंड, isn't it? So what we can infer out of this? We can infer that the time period of a simple pendulum of a given length is constant at a place. बेटा टाइम पीरियड पेंडुलम का आपको बिल्कुल सेम मिलेगा हर बार अगर उसकी लेंथ सेम रहेगी और वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहेगा। यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्टिविटी करी, उसमें लेंथ कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। सो एवरी रेपिटेशन इट वाज 100 सेंटीमीटर ओनली। अगर उस 100 सेंटीमीटर को हम 99 कर देंगे या 102 भी कर देंगे तो भी वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद वाई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, बिकॉज हर जगह पे थोड़ा बहुत ग्रेविटी में चेंज आ सकता है। व्हाट इज ग्रेविटी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच अर्थ इज पुलिंग डाउन एवरीथिंग, है ना। तो अगर हम जगह चेंज करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन दैट अगेन यू कैन सी सम वेरिएशन इन द टाइम पीरियड। Clear? So what are the factors on which this time period is depending? There are two, that is the length of the string and gravity. ये 100% वाला क्वेश्चन है बेटा, ये आपको एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। The two factors on which the time period of pendulum is depending, the length of the string and the gravity. Now on which other things it is not depending, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। It is not depending on the mass of the bob. आपने देखा ना मैंने बॉब कैसा लिया था, इट वॉज अ कार्टून कैरेक्टर। अगर उसकी जगह हम कुछ और भी ले लेंगे ना, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ उतनी होनी चाहिए, जगह वही होनी चाहिए, तो भी आपको सेम ही रीडिंग मिलेगी, ठीक है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब एंड द सेकंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्विंग। अगर आपने एक्टिविटी पे ध्यान दिया हो, अभी दोबारा रिपीट करके देख लेना, यहां पर मैंने हर बार स्विंग अलग लिया था। एक बार मैंने एक्सट्रीम पोजिशन दूर ली थी, एक बार थोड़ी पास ली थी, तो अगेन ऑन स्विंग ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड। क्लियर? चलो मूविंग अहेड। नाउ बेटा जो ऑसिलेशन होता है ना टाइम पीरियड पे, इसी बेसिस पे वी हैव मेड द मॉडर्न क्लॉक्स ऑल्सो। लेकिन मॉडर्न क्लॉक्स में पेंडुलम टाइप का ऑसिलेशन टू एंड फ्रो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, है ना, ऑसिलेटरी मोशन में ही आता है वो। सो वाइब्रेशन कहाँ पर? इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स और इन दी स्पेसिफिक एटम जो कि एटॉमिक क्लॉक्स बनाने में यूज होते हैं। कुछ स्पेसिफिक एटम्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन होती है, यानी एटॉमिक वाइब्रेशन होती है, और उसके वजह से बनी है क्लॉक्स जो कि बहुत बहुत प्रिसाइज हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मेजर करती हैं। क्लियर? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ एसआई यूनिट ऑफ टाइम। एसआई यूनिट ऑफ टाइम पता होगा ना, क्या है? सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल एस। एस के बाद यहाँ पर डॉट क्यों लगा है? एक्चुअल में डॉट नहीं है, ये फुल स्टॉप है, क्योंकि सेंटेंस के एंड में आ रहा है, अदरवाइज इन सिंबल्स के बाद डॉट नहीं लगता है, ठीक है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम कौन सी है? मिनट है एंड आर है। इनके बीच का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड? 60 सेकेंड। यस। अब अगर आपको 1 आवर को डायरेक्टली सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस इन द न्यूमेरिकल्स, सो रिमेंबर दिस। वैसे तो पता ही होगा, आई होप सो। आगे देखते हैं, डीप डाइवर में दिया हुआ है कि इन यूनिट्स को आप कैसे लिख सकते हो। बेटा सारे के सारे यूनिट लोअर केस से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर अगर बिगनिंग होगी सेंटेंस की तब आप कैपिटल यूज करोगे, अदरवाइज स्मॉल लेटर से ही यूज होगा, ठीक है। ये सिंबल है क्या? S इज फॉर सेकेंड, MIN फॉर मिनट एंड H फॉर द आर। प्लीज पॉइंट इट आउट हियर। सेकेंड, स्मॉल s इज द सिंबल फॉर सेकेंड। यूजुअली हमको SEC लिखने की आदत होती है, ये गलत है। R के लिए H सिंबल होता है, HR या फिर HRS नहीं होता है, ठीक है। मिनट का सिंबल क्या है? MIN। M नहीं है, MIN है। अच्छा M क्यों नहीं है? Why M we are not using for minute? बाकी सब के लिए तो सिंपल H और S को यूज किया है ना, मिनट के लिए क्यों नहीं किया? बिकॉज M is the symbol of another unit, that is meter, जो कि SI यूनिट है लेंथ की, that's why, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा until unless they are at the end of the sentence. Other than that, you have to leave a space between the number and the unit. For example, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है तो 60 और सेकेंड के बीच में गैप है, तो 60 सेकेंड यानी सेकेंड और नंबर के बीच में गैप आएगा। नेक्स्ट इज हियर नोट दैट SEC एंड HRS, देखो मेंशन भी है, SEC और HRS, दिस इज द इनकरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड एंड द आर। माय क्लियर? चलो नाउ बेटा द यूनिट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द सेकेंड, मिनट या फिर आर, इनको हम कहाँ यूज करते हैं? इनको हम डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें यूज करते हैं, बाय चेकिंग आउट द टाइम इन द वॉल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच में, है ना। लेकिन कई सारे इवेंट हमारी लाइफ में ऐसे भी तो होते हैं जहाँ पे हमको टाइम को और छोटे यूनिट में मेजर करना होता है, सेकंड से भी छोटे यूनिट में। अभी हमने पेंडुलम एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे आपने देखा था एक साइड में नंबर्स मूव हो रहे थे बहुत फास्ट, वो क्या थे? दैट वाज शोइंग द 1/100th ऑफ द सेकेंड, है ना। सो मेजरिंग द टाइम प्रिसाइसली वी नीडेड दैट। So what it shows that this time unit second is not enough for measuring the time precisely. We need some smaller units also, है ना। Now where do we need these smaller units and what are these smaller units? ये आपको पता होना चाहिए। In sports, time keeping devices can record events down up to 1/100th or even the 1,000th of the second. अब 1/100th को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो समझ में आ गया, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट। दिस वन, नेक्स्ट वन इज शोइंग द सेकेंड एंड हियर इट इज शोइंग द 1/100th ऑफ द सेकेंड, ठीक है।
अब इसके आगे लिखा हुआ है 1000th ऑल्सो, तो 1000 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। अगर ये डॉट के बाद 3 डिजिट्स में आ गए तो इसका मतलब 1000th ऑफ द सेकेंड। क्लियर। और बेटा 1000th ऑफ द सेकेंड को बोला जाता है मिली सेकेंड। क्या बोलते हैं, मिली सेकेंड। जब 1 सेकेंड को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो मिली सेकेंड में आपको वैल्यू देगा। ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन द रेस, लाइक ओलंपिक रेस में वहां पर इतना प्रिसाइज यूज होता है। इन मेडिसिन जहां पर हम ईसीजी करते हैं, आपने सुना होगा ना हार्ट का ईसीजी होता है, ऐसे वेव टाइप की दिखती है, एक पेपर में आता है प्रिंट, है ना। तो वहां पर भी वी नीड मिली सेकेंड। यहाँ पर हम हार्ट बीट को जब चेक करते हैं तो वहां पर मिली सेकेंड्स में काम होता है। ठीक है। इसके अलावा इन म्यूजिक जो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है वहां पर भी जो साउंड कैप्चर होता है वो भी मिली सेकेंड्स में ही यूज होता है। ठीक है। इसके आगे बेटा देखो, मेनी डिवाइसेज विच यूज इवन द शॉर्टर इंटरवल देन द मिली सेकेंड। कौन से डिवाइसेज, कंप्यूटर्स, है ना। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर कंप्यूटर्स होते हैं, उनका जो प्रोसेसिंग सिग्नल होता है वो यहाँ पर माइक्रो सेकेंड, जहाँ के माइक्रो सेकेंड किसको बोलते हैं, जब हम सेकेंड को 1 मिलियन से डिवाइड कर दें। 1 मिलियन यानी 6 0 से डिवाइड कर दें, 1 के आगे 6 0, ठीक है, तो उससे डिवाइड कर दें तो आपको 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड मिलता है। तो इतनी स्मॉलर वैल्यूज में भी यहाँ पर मेजरमेंट चल रहा है। ठीक है। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्लियर। चलो मूविंग अहेड, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज स्लो और फास्ट। अब बेटा हमें अपने सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें मूव करती हुई दिखती हैं। किसी चीज को हम बोलते हैं ये कितना स्लो जा रहा है, और किसी चीज को बोलते हैं कितना फास्ट जा रहा है। अब ये स्लो और फास्ट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन रेस, हॉर्स रेस इट इज गोइंग ऑन। अब मान लो इस हॉर्स रेस को स्टार्ट हुए इतना टाइम हो चुका है और अभी भी ये रेस हो रही है। अब आपको बताना है कि कौन सबसे फास्ट जा रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है बताओ, सबसे फास्ट जा रहा है ये। यस। अब इसको मार्क कर लेते हैं। मान लो ए गया सबसे फास्ट और बी को ये ले लेते हैं जो कि सबसे स्लो है ना। अब हमने कैसे बताया कि ए फास्ट है, बिकॉज ये जो ए है ये बाकी सबसे आगे है इस पर्टिकुलर टाइम में, और बी स्लो क्यों है, क्योंकि बी सबसे पीछे रह गया है इतने ही टाइम में, है ना। तो स्लो और फास्ट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं यूजुअली डेली लाइफ में, समवन हु इज अहेड ऑफ अदर्स एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट विल बी फास्टर देन द अदर्स। जो एक पर्टिकुलर टाइम में सबसे आगे निकल गया है वो फास्टेस्ट हो जाएगा, जो सबसे पीछे रह गया है वो स्लोएस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है फास्ट और स्लो को डिटरमाइन करने का। कैसे, मान लो यहाँ कोई एक स्टार्टिंग लाइन होगी जो कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 0 से मान लो ये चलते चलते यहाँ पर इस ए ने 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है इतने टाइम में, और जो ये बी है इसने कवर किया है 143 मीटर इन द सेम टाइम, है ना। तो जिसने ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम में वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और जिसने कम डिस्टेंस को कवर किया उतने ही टाइम में वो क्या हो जाएगा, स्लो, है ना। तो यहाँ पर फास्ट और स्लो को डिटरमाइन करने का एक और तरीका है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम दैट विल डिसाइड समवन इज फास्टर और स्लोअर। किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस पर हम बता सकते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। क्लियर। और हम यहाँ पे एक और वर्ड बोलते हैं कि ये ए की स्पीड बहुत ज्यादा है, क्या स्पीड से दौड़ रहा है ना, और बोलेंगे इसकी स्पीड बड़ी स्लो है। यस। सो व्हाट इज दिस स्पीड टर्म एंड हाउ कैन वी डिफाइन दिस, बेटा वी कैन डिफाइन दिस बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ओनली। ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे आ जाओ फिर से बैक, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए in this particular time will give its speed. The distance covered by B in this particular time will give its B's speed, है ना। तो यहां पर देखो हमने क्या पढ़ा, the distance covered by an object in unit time that is the speed. फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, यूनिट टाइम का मतलब अपॉन टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। बेटा अगर आप एनसीईआरटी को चेक करोगे तो जहां पर स्पीड की डेफिनेशन दी हुई है उसके नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग है इससे। वहां पर क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक्चुअली जो वो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्पीड का, ये फॉर्मूला है स्पीड का। अब स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है आगे जाके हमें समझना है। ठीक है, अभी के लिए हम इसको यूज करेंगे क्योंकि इसके आगे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्लियर। अब इसको भी हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी टाइम वी कैन नॉट राइट दिस डिटेल ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं S इज इक्वल्स टू D अपॉन T, सिंपल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दिस वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स। क्लियर। आगे देखते हैं,
यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? बेटा स्पीड की हमको फॉर्मूला तो मिल गया d/t. नाउ डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ. लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर. राइट डाउन हियर मीटर. टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड. सो मीटर पर सेकंड. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. क्लियर? लेकिन हम हमेशा मीटर पर सेकंड में थोड़ी बात करते हैं, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में तो बोलते हैं ना. जैसे कि ट्रेन की स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर. बॉलर ने कितनी स्पीड से बॉल डाली? तो लेट्स से 120 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर में भी बात करते हैं, है ना. सो दिस दैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ स्पीड, किलोमीटर पर आवर. उसके अलावा बेटा कई बार आपको न्यूमेरिकल में किलोमीटर पर मिनट, इसमें भी आपको वैल्यूज मिल सकती हैं. अगर ऐसा कभी मिलता है तो हमको यूजुअली कन्वर्जन करना पड़ता है वहां पर. ठीक है, अब कैसे करना है कन्वर्जन आगे देखेंगे. नाउ अब बेटा इस फॉर्मूले से ये जो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इससे हमेशा जरूरी नहीं कि स्पीड ही कैलकुलेट करने के लिए आएगा. कई बार क्वेश्चन में स्पीड दिया रहता है, टाइम भी दिया रहेगा, आपको डिस्टेंस बोलेंगे कैलकुलेट करके बताओ, है ना, या फिर टाइम बोलेंगे कैलकुलेट करके बताओ. तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर कैलकुलेटिंग टाइम. अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम को आप यहाँ लेके जाओ न्यूमरेटर में और स्पीड को ले जाओ नीचे. सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मिल गया फॉर्मूला टाइम का. और डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? डिस्टेंस को यहीं छोड़ दो न्यूमरेटर में, टाइम को लेके जाओ स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो. सो हियर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. फॉर्मूला. अब बेटा इनको याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ये सिंपल कैलकुलेशन इस तरह से शिफ्ट करना आता है तो आप आराम से एग्जाम टाइम पे डायरेक्ट क्वेश्चन में कर सकते हो. लेकिन अगर प्रॉब्लम है, इसको शिफ्ट करने में प्रॉब्लम है, देन आई एम गिविंग यू अ ट्रिक हियर. देखो कैसे. मेक अ ट्राइंगल और इसमें पहले इसको हाफ करो, फिर नीचे वाले पार्ट का फिर से हाफ कर दो. मेक 3 बॉक्सेस. अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आता है? डी. तो राइट डाउन डी हियर. उसके बाद आएगा एस, उसके बाद आएगा टी. ठीक है. अब जो निकालना है उसको छुपा दो. मान लो आपको यहाँ पर स्पीड को निकालना है, तो स्पीड को निकालना है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम मिल गया. अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम लिखो यहाँ पर. अब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड. ठीक है. अब मान लो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. देखो तीनों फॉर्मूले आपको इसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे. सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर. ठीक है. वैसे इस ट्रिक की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, इतना तो आना चाहिए. क्लियर? Moving ahead, and now we are going to solve some numericals based on speed and its formulae. बेटा जो फॉर्मूले हमने देखे अभी, उनको याद करने से कुछ नहीं होगा. उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पर फॉर्मूले को किस तरह से रखना है. ठीक है. सो हियर आर सम क्वेश्चंस. दीज क्वेश्चंस आर रिजेंबलिंग दी न्यूमेरिकल्स व्हिच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, जो एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं सॉल्व करके. तो उनसे मिलते जुलते हैं, एग्जैक्टली सेम मैंने नहीं लिए हुए हैं, बिकॉज वहां पे जो दिए हुए हैं वो तो ऑलरेडी आप वहां समझ लोगे. यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Swati's school is 3.6 kilometer from her house. It took her 15 minutes to reach her school riding on her bicycle. अब बेटा कुछ ट्रिक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हमेशा ध्यान में रखो. कभी भी जब क्वेश्चन को रीड करते हो तो यूनिट्स पे आपको ध्यान देना है. यूनिट से पक्का फोकस करना, नंबर पे नहीं, यूनिट पे फोकस करना है. Second thing, whenever you are reading out the question, keep on writing the given. Here I will tell you one secret. बेटा सीबीएसई का सीक्रेट है ये. सीबीएसई के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूमेरिकल को करते वक्त, साइंस में किसी भी न्यूमेरिकल को करते वक्त हर स्टेप के नंबर होते हैं. तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने यहाँ पर गिवन लिख दिया. गिवन में क्या लिखते हैं हम? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को इंटरप्रेट करते हैं. अब इंटरप्रेट कर लेते हैं पहले. देखो स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर. किलोमीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ यानी डिस्टेंस की. तो यानी डिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है 3.6 किलोमीटर. इट टुक हर 15 मिनट्स. तो मिनट्स किसकी यूनिट होती है? टाइम की. तो मीन्स टाइम भी गिवन है. कितना? 15 मिनट्स. कैलकुलेट द स्पीड. स्पीड आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो क्वेश्चन मार्क. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल इन मीटर पर सेकेंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मीटर पर सेकेंड में आपको स्पीड को निकालना है. ठीक है. अब किसी ने क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रेट करके ये गिवन लिख दिया है तो इसके भी मार्क्स होते हैं. इसके आगे भले ही कुछ सॉल्व नहीं किया हो लेकिन तब भी मैंडेटरी है कि यहाँ पर एटलीस्ट हाफ मार्क्स बच्चे को मिलेगा. ठीक है. सो नेवर स्किप राइटिंग दिस गिवन. इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. क्लियर? अब देखो आ जाओ क्वेश्चन पे. बेटा क्वेश्चन में आपसे स्पीड निकालने के लिए पूछा है मीटर पर सेकेंड में, और आपको डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में. टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट में. तो आपको यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं. या तो आप फॉर्मूला लिखो, वहां पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, या फिर आप यहां पे कर लो.
अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो किलोमीटर टू मीटर, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3.6 इंटू किलोमीटर इंटू मीटर में क्या होते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो 15 मिनट है, मिनट से सेकंड में करना है, तो 15 इंटू 60 सेकेंड। यस, अब या तो उसको यहीं सॉल्व कर लो, बट आई वुड सजेस्ट नहीं करो, कभी भी यहाँ पर सॉल्व मत करो, इसको फॉर्मूले में रख लो। देखो एज वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ये वाला हम रखेंगे क्योंकि हमको मीटर में चाहिए। सो 3.6 इंटू 1000 अपॉन 15 इंटू 60। नाउ सॉल्व इट। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में यानी रेसिप्रोकल में इंक्रीज होता है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 ये 36 हो गया है, तो 6 6 जा 36। नाउ 6 10 जा 60 अपॉन 15 एंड 15 4 जा 60 होता है। सो 4 मीटर पर सेकेंड, दिस द आंसर। सिंपल। चलो लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इन मीटर पर सेकेंड इज कितना 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये वाला क्वेश्चन सेम उसी कंसेप्ट पे है जो हमने अभी पढ़ा था। सो मेरे से पहले सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट्स में टाइम के साथ, ठीक है। अब देखते हो कौन मेरे से पहले सॉल्व करता है। चलो सो वेदांत ट्रेवल थ्रू नमो भारत फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। बेटा नमो भारत एक नई ट्रेन चली है जो दिल्ली टू मेरठ के बीच में है एंड इट इज काउंटेड एज वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है। सो ही कवर्ड दिस जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। सो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, गिवन के साथ। यहां पर उसने जर्नी कवर करी है 75 किलोमीटर, अगेन किलोमीटर, सो डिस्टेंस दिया हुआ है 75 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है आपको 30 मिनट्स और आपको निकालना क्या है स्पीड। स्पीड निकालनी है लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। कन्वर्ट कहाँ करना है, कन्वर्ट कर लो आप सीधे फॉर्मूले में रख के, यहाँ पर भी कर सकते हो। अब पहले तो ये देखो कन्वर्ट किसे करना है। यहाँ पर स्पीड निकालना है किलोमीटर, अब यहाँ तो देखो डिस्टेंस तो किलोमीटर में ऑलरेडी है तो डिस्टेंस को हम नहीं टच करेंगे। टाइम देखो, टाइम इज इन मिनट और यहाँ पे चाहिए आपको आर में, तो यहाँ पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मिनट को आर में यानी स्मॉलर टू बिगर यूनिट में जाते हैं तो हमेशा डिवीजन होता है। तो पहले हमने क्या किया था, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया था, 60 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर क्या करेंगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 30 अपॉन 60 एंड दिस विल बी आर। 0 से 0 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 1/2 आर और हाफ आर को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 आर, ठीक है। तो आप इस तरीके से 0.5 डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो या तो आप सीधे 30/60 भी लिख सकते हो। मैं दोनों ही तरीके से आपको करके बताऊंगी, ठीक है। देखो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक तरीका क्या है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 75 अपॉन टाइम कितना है, टाइम में हम रखेंगे 30/30 जो दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाई 60 क्योंकि हमको यहाँ पर आर में चाहिए, ठीक है। अब कभी भी इस टाइप का फॉर्मूला बनता है तो क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसके नीचे हम 1 काउंट कर लेते हैं, है ना। तो ये मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, A/B/C/D। इसमें जो D होता है वो A के पास मल्टीप्लाई होने के लिए जाता है और C जो है वो B के पास जाता है, पता है ये। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 75 के पास कौन जाएगा 60 अपॉन 1 के पास क्या आएगा 30। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 75 2 जा होता है 150। सो 150 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, ठीक है। अब बेटा अगेन जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिनको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ये तो आ गया ना, इतना तो आता है, तो इसको क्या करो सीधे यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखो 75 अपॉन 0.5। अब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा तो 750 हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर लो, अब इतना डिवीजन तो आता होगा। सो 5 1 जा 5, 7 में से 2 बच गया 25, 5 5 जा 25 एंड 0, तो अगेन 150 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। देखो कैसे भी कर लो आपका आंसर सही में आएगा। गॉट इट। सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस लास्ट में लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज 150। ओके किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर पर आवर, नॉट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राघव इज गोइंग टू जयपुर सिटी इन अ बस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा यूनिट पे ध्यान दो, यूनिट पे ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर है तो क्या दिया है, दिस इज द स्पीड। अब यहां पर स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको कुछ और निकालना पड़ेगा। देखो गिवन लिखते हैं, गिवन स्पीड इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर।
इट टेक्स हिम 3 आवर 30 मिनट्स। देखो 3 आवर 30 मिनट्स, ये क्या होगा? टाइम होगा ऑफ कोर्स। सो टाइम दिया हुआ है आपको 3 आवर 30 मिनट्स टू रीच दैट सिटी। हाउ फार इज द सिटी? कितनी दूर सिटी है? सो इसका मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, हाउ फार इज द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपसे पूछा, ये नहीं बताया कि मीटर में निकालो कि किलोमीटर में निकालो, ठीक है? तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर अपॉन आर, तो किलोमीटर में अगर ऑलरेडी स्पीड में मेंशन है तो स्पीड को हम नहीं टच करेंगे, हम टाइम को टोटल आर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ 3 आर तो सही है, ये 30 मिनट्स का क्या करें? तो ऐसा कभी भी जब कंपाउंड मिक्सचर आता है तो क्या करना होता है? 3 आर तो है हमारे पास, मिनट को कन्वर्ट करने के लिए लिखो +30 अपॉन 60। अब ये हो गया आर एच। इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा? 0 से 0 कैंसिल, ये 1/2 और इसको हम 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.5। सो बेसिकली यू विल गेट 3 आर प्लस 0.5 आर, टोटल कितना हो गया? 3.5 आर। दिस इज द टाइम। ये हमने टाइम को आर में टोटल कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? सो बेसिकली जहां पर आर ऑलरेडी दिया हुआ है हमने उसको टच नहीं किया, जो मिनट वाला पार्ट था उसको हमने डिवाइडेड बाय 60 कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अब रखो फॉर्मूले में। हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस। हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस यही रह जाएगा, टाइम जाएगा मल्टीप्लाई होने, स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज 60, टाइम इज 3.5। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ। सो 0 हेयर, नाउ 6 5 जा 30, बचा 3 6 3 जा 18 प्लस 3 21। तो पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर 210 किलोमीटर इज द आंसर। डिस्टेंस है ना बेटा, यूनिट के बिना अगर ये कैलकुलेशन कर भी दी तब भी आपके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिना यूनिट के कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है यहाँ पे साइंस में। सो यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अगेन यहाँ पर स्पीड दी हुई है, सो लिख लेते हैं गिवन स्पीड इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम? सो हाउ मच टाइम पूछा हुआ है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। सो यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 360 किलोमीटर, है ना? अब थोड़ा यूनिट पे ध्यान दो, तो डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड में भी किलोमीटर पर आवर है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अगर ये यूनिट अलग होती तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता। अब फॉर्मूले में रख लेते हैं। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको निकालना है टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 360, टाइम स्पीड इज 90। सो डिवाइड करो, 9 4 जा 4, कितना? 4 आर या 4 मिनट? क्या 4 आर? देखो स्पीड में 4 किलोमीटर पर आर है तो ये भी आर में ही होगा, ये कोई और दूसरी यूनिट में नहीं हो सकता। ठीक है, सो 4 आर, इट विल टेक 4 आर टू कवर अप दिस मच ऑफ डिस्टेंस। अंडरस्टूड? समझ में आया बेटा? डोंट वरी, इसके बाद आई विल गेट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, तो वहां पर हम और भी कई सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। एंड नाउ हाउ टू मेजर द डिस्टेंस एंड स्पीड, व्हाट आर द डिवाइसेस। इस टाइप का कुछ देखा हुआ है आपने? कहाँ देखा है? सारे के सारे व्हीकल्स में होता है ना? सामने होता है व्हीकल के। जब हम गाड़ी को बहुत फास्ट चलाते हैं तो ये जो स्टिक होती है वो यहाँ को मूव करती है, वो बताती है कि कितनी तेजी से आप जा रहे हो, कितनी स्पीड से जा रहे हो। 80 किलोमीटर, 100, 120, इसके आगे नहीं जाते, है ना? इतने तक ही। यस, सो व्हाट इट इज शोइंग? इट इज शोइंग द स्पीड एंड दिस पार्ट इज नोन एज स्पीडोमीटर। बेटा ये क्या है? ये डिवाइस है जो कि स्पीड बता रही है व्हीकल की। सो दिस इज स्पीडोमीटर। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट। ये क्या है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इतना 1000 किलोमीटर इस व्हीकल ने ट्रैवल कर लिया है। यस, सो दिस इज टेलिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है ओडोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर डीप डाइव में साइंस एंड सोसाइटी में दिया भी हुआ है पिक्चर के साथ। हियर दिस पार्ट इज स्पीडोमीटर और ये वाला दिस इज द ओडोमीटर। और ये 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, स्पेशली ओडोमीटर बहुत आता है बेटा। द डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन द व्हीकल, दैट इज ओडोमीटर। टू फाइंड आउट द स्पीड, दैट इज द स्पीडोमीटर। पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नाउ अब बेटा मैंने आगे पहले बताया था आपको, हम एवरेज स्पीड और स्पीड के बीच में डिफरेंस को समझेंगे आगे जाके। सो नाउ दिस इज द टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया हुआ है, इस बॉय ने कुछ बता रखा है।
आई वंस वॉच्ड अ पार्ट ऑफ मैराथन ऑन अ स्ट्रेट रोड। ध्यान दो, वो स्ट्रेट रोड की बात कर रहा है, स्ट्रेट रोड स्ट्रेच था, ठीक है। अब उसने क्या नोटिस किया, I noticed that some people seemed to be running at the same speed during that distance, and while some people would speed up or slow down. इसने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ लोग थे जो कंटिन्यूस एक ही स्पीड के साथ दौड़ रहे थे उस स्ट्रेट रोड में, यानी वो स्पीड चेंज नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कभी स्लो हो जा रहे थे, कभी फास्ट हो जा रहे थे, है ना। तो अब उनके मोशन में क्या डिफरेंस है बेटा, यहां पर आता है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड मोशन। अब पहले तो मोशन को समझते हैं बेटा। जो कंटिन्यूस एक ही स्पीड से दौड़ रहे होंगे, हम बोल सकते हैं ना कि वो बहुत यूनिफॉर्मली दौड़ रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। जहां पे चेंज नहीं आता, जहां सब कुछ सेम होता है, तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, है ना। तो यहां पर बोलेंगे जो बिल्कुल सेम स्पीड से जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन में। जो बार बार स्पीड को चेंज कर रहे हैं वो कैसे होंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले होंगे। क्लियर। अब यहां पर स्पीड का क्या डिफरेंस है, स्पीड का क्या मतलब है, देखो मोस्टली द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, बेटा जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे तरफ हमको मूव करते हुए दिखाई देते हैं अपने आसपास, ज्यादातर उनमें स्पीड का वेरिएशन होता है। बहुत कम ऐसा कुछ मिलेगा आपको एग्जाम्पल जहां पे कंटिन्यूस सेम स्पीड के साथ आपके आसपास कोई चीज मूव कर रही होगी। कहीं ना कहीं तो वो रुकती है, कहीं ना कहीं तो स्पीड स्लो होती है, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, है ना। सो मोस्टली द ऑब्जेक्ट अराउंड अस मूव स्लो sometime or sometime they move faster during the particular time duration. तो ऐसे केस में in such case the speed of the object will be calculated is the average speed. और यहां पर आता है वो फॉर्मूला जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, what is that? Speed is equals to total distance covered upon total time taken. ठीक है। अब बेटा मैंने आपको ये क्या समझाया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे along with how they are related to the change in the speed. ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। मान लो ये 200 मीटर का एक ट्रैक है, यहाँ पर रेस हो रही है, कोई पर्सन ए है जिसको कि रन करना है 0 से लेके 200 मीटर तक, ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइम, ये जो गैप दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150। सो बेसिकली डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। अब हमने टाइम के साथ इसको चेक करना है कि ये ए ने 50 मीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया, उसके बाद 100 का पहुंचा, 150 पे का पहुंचा। और जब हमने टाइम के साथ मेजर किया तो मान लो स्टार्टिंग में 0, इसके बाद 10 सेकेंड में, जैसे ही 10 सेकेंड हुए 50 पे पहुंच गया, 20 सेकेंड में ये 100 पे पहुंच गया, 30 सेकेंड में ये 150 पे पहुंचा, और 40 सेकेंड में 200 पे पहुंच गया, ठीक है। अब जरा इसको ब्रेक करके देखते हैं, इसके मोशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो 0 to 50 इसके बीच में कितने मीटर का गैप है, 50 मीटर का, ठीक है। और टाइम के बीच में कितना गैप है, 0 to 10 सेकेंड का। क्लियर। अब नेक्स्ट में आ जाओ बेटा, 50 से 100 इसके बीच में कितने मीटर का गैप है, फिर से 50 मीटर का गैप है, और टाइम कितना है 10 to 20 के बीच में, फिर से 10 नंबर, सो 10 सेकेंड। अब आगे चलो 100 to 150 फिर से 50 मीटर, और 20 to 30 फिर से 10 सेकेंड। फिर यहाँ देखो तो 50 मीटर और फिर यहाँ पर 10 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या मिला हमको बेटा, इस पर्सन ए ने इक्वल डिस्टेंस को कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो दोनों में इक्वल आ गया, डिस्टेंस में भी इक्वल आया और टाइम में भी इक्वल आया डेफिनेशन में। व्हेन द पर्सन और द ऑब्जेक्ट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये जा रहा है। अब यूनिफॉर्म स्पीड कैसे, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड कैसे बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कैलकुलेट करो यहाँ पर, सो 50 मीटर अपॉन टाइम। सो 50 से अगर टाइम को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आप कहीं पर भी डिवाइड कर लो, यहाँ पर करो तो 10 डिवाइडेड बाई 50 फिर से 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कितनी रह गई, 5 मीटर पर सेकेंड। पूरी जर्नी उसने सेम स्पीड से ट्रैवल कर डाली। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन एंड हियर द स्पीड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। Am I clear? So दो डेफिनेशन यहाँ पे मिल सकती हैं आपको, when object covers equal distance in equal interval of time, डिस्टेंस भी इक्वल, टाइम भी इक्वल, सो आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion। जब स्पीड सेम होती है किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन पे तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्ड स्ट्रेट लाइन? यहां पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि जहां पर भी मोड़ आता है यानी कर्व आता है वहां पर हमें अपनी स्पीड को चेंज करना ही पड़ता है इनवेरिएबली। आपने कभी अगर रन किया हो या फिर आपने कभी गाड़ी से ट्रैवल किया हो, व्हीकल से ट्रैवल किया हो, तो जब भी टर्न आता है ना तो हमें हल्का सा जर्क लगता है, होता है ना, वहां पे हमेशा ड्राइवर को स्पीड को धीरे करना पड़ता है। तो वहां कभी भी यूनिफॉर्म मोशन हो ही नहीं सकता। जिगजैग रोड में या फिर स्ट्रेट लाइन अगर रोड नहीं है तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको हमेशा स्ट्रेट पाथ चाहिए, वहां पर ही पॉसिबिलिटी है। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बेटा फिर से हम इसी रेस को ले लेते हैं। सो लेट्स से यहां पर कोई पर्सन है बी, अब उसको रन करना है 200 तक। उसने भी रन किया और हमने यहाँ पे टाइम को मेजर किया। अब हमने टाइम को मेजर कैसे किया? हमने 0 से स्टार्ट किया, टाइमर स्टार्ट हुआ और हमने ये देखा कि 50 में यानी 50 मीटर पे वो कब पहुंच रहा है। तो मान लो 50 मीटर पे वो पहुंचा 10 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद 50 से 100 मीटर तक पहुंचने के लिए इसने लगा दिए लेट्स से 35 सेकेंड। 35 को ज़्यादा हो गया, 25 सेकेंड है ना, ज़्यादा हो गया ये। सो इसको इरेज करते हैं। सो 25 सेकेंड, ठीक है। अब इसको लगा कि मैं पीछे रह गया तो इसने बहुत स्पीड पकड़ ली और उसके बाद ये पहुंच गया 35 सेकेंड में 150 मीटर पे। फिर इसके बाद और थक गया ये तो और धीरे हो गया, फिर ये पहुंचा 50 सेकेंड में। 50 सेकेंड में इसने 200 मीटर को कवर किया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करके देखते हैं। बेटा जो गैप है डिस्टेंस का वो तो कितना है? 50 मीटर हर जगह पे 50 मीटर, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब टाइम के गैप को निकालो। 0 to 10 के बीच में कितना गैप? 10 सेकेंड। 10 to 25 के बीच में कितना गैप? 15 सेकेंड। 25 से 35 अगेन हो गया ये 10 सेकेंड। फिर 35 से 50 फिर से 15 सेकेंड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? बेटा हियर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज कवर्ड इन अनइक्वल, देखो अन आ गया वर्ड के आगे, सो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर अगर आप स्पीड निकाल के देखो, यहां पर अगर स्पीड निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पर अगर स्पीड निकालोगे तो 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर? 3.33 समथिंग लाइक दैट मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्पीड वेरी हो गई ना, जहां पर स्पीड चेंज हो गई तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और स्पीड चेंज क्यों हुई बेटा? क्योंकि पर्सन ने कुछ डिफरेंट टाइम इंटरवल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल किया। Am I clear? अब यहां पर हमने क्या करा? यहां पर हमने डिस्टेंस को सेम रखा और टाइम को अनइक्वल कर दिया। टाइम अनइक्वल हो गया, है ना। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है? अगेन सेम ट्रैक, अगेन बी को ट्रैवल करना है 200 मीटर तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम यहां पर रखेंगे टाइम सेम, टाइम को रखना है हमें सेम और अब हमें चेक करना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। मीन्स 10 सेकेंड के गैप में हम चेक करते रहेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ठीक है। अब बी को बड़ा जोश था स्टार्टिंग में तो उसने इनिशियल 10 सेकेंड 0 से शुरू किया, तो इनिशियल 10 सेकेंड में उसने ट्रैवल कर लिया इतना, कितना है ये? ऑलमोस्ट ये है 50 और 75। सो 0 से 75 मीटर तक पहुंच गया वो इनिशियल 10 सेकेंड में। उसके बाद भाई थक गए तो फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड, तो नेक्स्ट 20 सेकेंड देखो टाइम हमने सेम रखना है ना, तो 10 सेकेंड के गैप में हम करेंगे। तो नेक्स्ट 20 सेकेंड में ये पहुंचा है इधर पे, कहां पर है ये है ऑलमोस्ट 125 मीटर पे, ठीक है। फिर और थक गया तो इसके बाद नेक्स्ट 30 सेकेंड में इसने ट्रैवल किया 150 मीटर और उसके बाद इसको बड़ा जोश आ गया, इसको लगा कि मैं लेट हो गया हूं, तो फिर 40 सेकेंड में ये पहुंच गया सीधे 200 मीटर पे, ठीक है। अब देखो टाइम का गैप देखते हैं। टाइम गैप कितना है? 10 सेकेंड। यहां पर 10 to 20 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड और फिर यहां पर 30 to 40 10 सेकेंड। तो हमने इस बार टाइम को रख दिया सेम। अब देखो डिस्टेंस क्या निकली? 0 to 75 में कितना मिला? 75 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना मिल रहा है? 75 to 125, कितना गैप हुआ? 50 मीटर। सो यहां पर मिला 50 मीटर, है ना। फिर 125 से लेकर 150 तक जाओगे तो कितना गैप मिला आपको? ये सिर्फ 25 मीटर, इसके बाद 25 मीटर और फिर इसको जोश चढ़ा तो 150 से 200 में इसने कवर कर लिया 50 मीटर। नाउ व्हाट इट इज? unequal distance when the person is covering unequal distance in equal interval of time. Again this is the non-uniform motion, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? When object covers unequal distance in equal interval of time. बेटा दोनों में से किसी एक चीज को अनइक्वल कर दो बस आप।
यहाँ पर लिखा हुआ है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप लिख सकते हो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने दोनों ही एग्जाम्पल आपको समझा दिए। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरिंग स्पीड, यहाँ पर स्पीड चेंज होती जा रही है ना, सो वेरिंग स्पीड, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Am I clear? Understood? चलो आगे चलते हैं। Now here is one example which is given in NCERT, उसी का स्क्रीनशॉट है ये। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? Distance traveled by 2 trains in equal interval of time that is 10 minutes। बेटा टाइम गैप को देखते हैं, 10 से लेके 11 के बीच की जर्नी दिखा रहे हैं ये दो ट्रेन की x एंड y, ठीक है। अगर टाइम गैप को देखो तो 10 से 10 10 फिर 10 20 30 40 50, तो यानी 10 मिनट का गैप आ रहा है। 10 मिनट एवरी, कहीं पर भी आप देख लो, एवरीवेयर यू विल फाइंड 10 मिनट गैप। तो यानी पूरे टाइम को हमने 10 मिनट के इक्वल गैप में डिवाइड कर दिया। अब आपको ये देखना है कि हर 10 मिनट में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है? टोटल 120, टोटल 120 है, लेकिन बीच बीच में कहाँ पे वो कितना कवर कर रहे हैं वो देखते हैं। ट्रेन एक्स 0 to 20, बेटा 0 to 20 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर से ट्रैवल किया। फिर 20 to 40 पे आने पे फिर से गैप कितना बना? 20 का, तो मतलब फिर 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। नॉट 40 to 60 पे आने के लिए फिर 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, 60 to 80 पे फिर 20 किया। तो क्या पता पड़ रहा है यहाँ पर? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। एनी प्रॉब्लम? और बेटा जहां पर भी यूनिफॉर्म मोशन होता है वहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप ये फॉर्मूला में वैल्यूज को रखो, आपको हर जगह पर सेम ही स्पीड मिलेगी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा होता है ना। तो हम अगर यहाँ पे निकालें, इस पैच पे निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20 डिस्टेंस अपॉन 10 मिनट, तो कितना आया? 2 किलोमीटर पर मिनट। यहां पर निकाल लो तो अब भी क्या इतना डिस्टेंस है? 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10, तो फिर से आपको मिलेगा 2 किलोमीटर पर मिनट, है ना। तो ऐसे आप कहीं पर भी निकाल लो, आपको सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। तो हम सिंपल बोलते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस ट्रेन वाई। अब ट्रेन वाई का जरा डिस्टेंस को ध्यान से देखो। पहले उसने ट्रैवल किया 20 किलोमीटर, तो 20 का गैप यानी 20 किलोमीटर आ गया। फिर बेटा उसने 20 से सीधे वो पहुंच गई 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की जर्नी उसने कवर कर ली। तो 20 से 35 के बीच में गैप कितना आता है? 15 का। तो उसने नेक्स्ट ट्रैवल किया नेक्स्ट 10 मिनट्स में, 10 से 20, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में ट्रैवल कितना किया? 15 किलोमीटर सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स में उसने फिर 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में उसने ट्रैवल कर दिया 50 to 75 यानी 25 किलोमीटर। क्या पता पड़ रहा है इससे? दिस इज अनइक्वल डिस्टेंस। दिस ट्रेन वाई इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और कहीं पर भी अगर अनइक्वल वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड निकाली जाती है वो होती है एवरेज स्पीड। क्या होती है? एवरेज स्पीड। क्यों ऐसा एवरेज स्पीड? बेटा क्योंकि हम इसका जो स्पीड है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो यहां पर कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस 10, कितने टाइम में? 10 मिनट में। तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 2 किलोमीटर पर मिनट, है ना। लेकिन अगर उसी चीज को आप यहां कैलकुलेट करो तो यहां तो इसने नेक्स्ट 10 मिनट्स में 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया ना, तो डिस्टेंस हो गया 25, डिवाइड करो 10 से तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.5 किलोमीटर पर मिनट। यही चीज 15 में करोगे तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1.5 किलोमीटर पर मिनट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एवरी इंस्टेंस इट इज शोइंग डिफरेंट स्पीड। तो ऐसे में हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की स्पीड पे रिलाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करा जाता है? यहाँ पर पूरी जर्नी की स्पीड को एक साथ निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ट्रेन ने? 0 से लेके 120 यानी 120 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल किया। तो यहाँ पे लिखोगे आप 120 और टाइम कितना लिया? टाइम देखो 10 से लेके 11 यानी 1 आवर। अब क्योंकि यहाँ पर हमने हर जगह मिनट में सॉल्व किया हुआ है तो मिनट में करके देख लेते हैं, इजी समझ में आएगा। तो यहाँ पर ले लो आप 60 मिनट्स, सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12। देखो 2 किलोमीटर पर मिनट। तो
तो यहाँ पर ओवरऑल जर्नी की जो स्पीड थी वो आपको 2 किलोमीटर पर मिनट ही मिली, लेकिन क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन था तो एवरी इंस्टेंस इज शोइंग यू डिफरेंट वैल्यूज फॉर स्पीड. Am I clear? So this is the concept of the average speed and how it is related to uniform and non-uniform motion. I hope you understood. Clear? चलो moving ahead. Now बेटा जो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की हम बात कर रहे हैं ये बहुत आइडियल टाइप का कंसेप्ट है. यूजुअली लाइफ में ऐसा होता है क्या, हमें आसपास कितनी सारी चीजें मूव करती हुई दिखाई देती हैं, कोई एक ऐसी चीज होती है जो कांस्टेंट बिल्कुल कंटिन्यूअस एक ही स्पीड से घूम रही है हमारे आसपास? नहीं होता. अगर कभी भी कोई ऐसी चीज दिख भी जाए तो वो एक बहुत छोटे से पैच के लिए होती है ना, कंटिन्यूअस नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. बेटा इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ व्हाई इट इज सो? बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स इन द रोड्स. कितने सारे तो ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे रोड में, है ना, इतने स्पीड ब्रेकर होते हैं, उसके अलावा गड्ढे, वो तो अलग ही कहानी है ना. So traffic and signals are also there. Slope and turns are there. मैंने बताया था ऐसे टर्न आएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी. Yes. So slope and turns are there. उसके अलावा resistance from air and from connection, not connection, from friction. तो बेटा जो रेजिस्टेंस मिलता है एयर से, आपने कभी भी अगर साइकिल चलाई हो तो जब भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलती है तो कितनी हमको परेशानी होती है साइकिल को आगे राइड करने में, है ना. तो जो उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस. सो कभी भी एयर का रेजिस्टेंस होगा या फिर फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? जो अपोजिंग फोर्स होता है. जब भी हम कभी किसी में चलते हैं, जैसे हम ग्राउंड में चल रहे हैं, तो देयर इज अ फ्रिक्शन विच इज अपोजिंग एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू वॉक. अब कभी जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे सीनियर क्लास में तो आपको समझ में आएगा डिटेल में. सो फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स बेसिकली. ठीक है, तो इनके वजह से भी हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं. सो दैट्स व्हाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसके आगे चेंजेस इन फोर्स. अलग अलग टाइप के फोर्स से हम काम करते हैं. अगर उस फोर्स में वेरिएशन होगा तो यानी स्पीड में भी वेरिएशन होगा. क्लियर? सो दैट्स व्हाई ज्यादा कॉमन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये जो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन पे हम बात कर रहे हैं वो एक आइडियल कंसेप्ट है जो कि हम समझने के लिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत मुश्किल से मिलता है. ठीक है, चलो. सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. बट स्टिल हैविंग एनी डाउट और फेसिंग एनी डिफिकल्टी, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? कमेंट. आई विल रिवर्ट बैक देयर. ठीक है, चलो. सी यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.